बहनों से पूछा तो अजमत बोली, भाइयों से पूछा तो गैरत बोली, जब बाप से पूछा तो शफ़क़त बोली, तो शफ़क़त बोली। ये राह कतन है, ये राह कतन है, इस राह के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होंगी, जेलें जो होंगी वो हमसे बरेगी, लाठी भी चलेगी, सरों पे लगेगी, गोली भी चलेगी। मैं मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। आपने जेपीसी में अपनी बात ताकत से रखी, पार्लियामेंट में भी रखी। अब असदुद्दीन अवैसी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। और हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीय समाज का हूँ। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है। एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूँ इस देश से, अगर यहाँ एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में बेचने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुनसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्त की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है। और ये देश की जमीनें
देश में रहेगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की जरूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी से गुजारिश करता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ लाए हैं इसी प्रोग्राम के लिए, और जो उधर ऊपर चढ़ रहे हैं वो नीचे आ जाएं। आप लोग नीचे आ जाइए, ऊपर मत चढ़िए। दीपांकर भट्टाचार्य जी। शुक्रिया। आज इस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज ने जो इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनकी तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। मुझे लगता है इस समय 2 बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल जमीन का है, इस देश में जमीन पर नजर है, जमीन कब्जा करने के लिए, उसको हड़पने के लिए। ये बात किसानों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था इस पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, हर जगह जहां किसान लड़ते हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेट का कब्जा, उस कब्जे को रोकने के लिए लड़ते हैं। आदिवासी लड़ते हैं इस देश के अंदर अपने जल जंगल जमीन, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। हमें समझना चाहिए ये भी जमीन का सवाल है। ये भले ही एक किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। अगर आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका साथ दीजिए, इसको जमीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है, किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है इस समय। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहां हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है
कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आजादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आजादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट जिंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। अभी इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो निजी चीजें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको खत्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। हमने देखा इस देश में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला था। और इसीलिए वो शाहीन बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आजादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों को आज हमें बुलाया है, आपके लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जुटे हैं, आप सब लोग इस समय ये चाह रहे हैं कि लोग डर जाएं। ये डर का ही निजाम है, फांसीवाद और कुछ नहीं होता है, लोगों को डराने का निजाम है। हम किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर, इस हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ बिल्कुल अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। खामोशी नहीं, आवाज बुलंद करने की जरूरत है, डर नहीं, इस समय साहस की जरूरत है, इस समय हम एकता की जरूरत है। हम सब लोग साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। अभी भट्टाचार्य जी ने एक नारा दिया था, लड़ेंगे जीतेंगे। मैं कहता हूं लड़ेंगे, आप कहिए जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। दोस्तों और साथियों, भारतीय बहुजन अलायंस यहाँ के आदिवासी, दलित, ओबीसी तबकात का एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बहुत ही अहम लीडर बेलाराम जी राजस्थान से इसी प्रोग्राम के लिए शिरकत करने के लिए आए हैं, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि संक्षेप में अपनी चंद बातें रखें। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जिन नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, मैं आप सब की ओर से और मंच की ओर से बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक संघर्ष, ऐतिहासिक एक अपने हक अधिकार के लिए एक आवाज खड़ी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने एक बात कही, हम भारत के लोग जो जिसे संविधान को ही हमारा गर्व मानना पड़ेगा, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना न हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं भारत के आदिवासी क्षेत्र राजस्थान से आया हूँ। मैं तो ये नारा देने आया हूँ कि हम देश को, हमें सभी आवामों को
सभी लोगों को एक ही नारा देना चाहिए, संविधान ही हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। ये कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए कहने आया हूँ कि जैसा तिरंगे के बीच में एक निशान बना हुआ है, मेरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक निशान है हमारा झंडा, जिसमें हमारे आदिवासियों के झंडे में सूरज का निशान है, चांद का निशान है और तारे का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मानने वाले हो, चाहे तारे को मानने वाले हो, चाहे चांद के मानने वालों को, आदिवासियों का मूल धर्म है इन सब का सहयोग करना, रक्षा करना, सहायता करना। ये हमारा मूल धर्म है कि संविधान हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में जिस तरह से ये बात आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में आम व्यक्ति इस वक्त संशोधन बिल के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात बैठे के अपनी बात खत्म करता हूँ कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब कहीं आप जैसे टिमटिमाते दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा अमन से शांति और देश के उद्धार के लिए। इसी संकल्प के साथ में हम जाएंगे। बहुत बहुत जय जोहार। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे छोटू भाई वसावा और महेश भाई द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो हमारे इन सब लोगों के लिए काम करने का संकल्प के साथ आप आगे हैं। और भारतीय बहुजन अलायंस बना है, जिसका भी एक हमारा मिशन है जो समय समय पर हम आपके साथ बीच रहेंगे और हम सब मिलके संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र बैठ गया है और तंत्र बैठ गया है और तंत्र पर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां बैठ गई है और उसके भी ऊपर बैठ गए हैं। घटाने में भी कमा रहे हैं और समाधान में भी कमा रहे हैं और देश को आपस में लड़ा रहे हैं। हम सब सावधानी से अपने आप को कानून के दायरे में रखते हुए आगे काम करते रहेंगे। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जोहार, सलाम, जोहार भीम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़े मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूँ सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सब मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूँकि वो सीनियर बहुत हैं हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मोबाइल की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो।
ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नियत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नियत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इसकी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आड़ी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, आपने आपके आश्वासन के लिए, और हमें यकीन है कि आप पार्लियामेंट में इस बिल को पेश होने नहीं देंगे, अगर हुआ तो उसे नाकाम बनाएंगे। अब मैं